I'll now request Mr. Mukesh Mohan Gupta, President, CMSME, to please address us. Dignitaries on the dais of the dais and dear students, जब मुझे ये बताया गया कि ये DTU में मुझे जाकर कुछ बोलना है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो पुराने दिन याद आएंगे कॉलेज के, स्कूल के, लेकिन मैं शायद भूल गया था कि भैया वहाँ टीचर से मुलाकात होगी और वो बहुत सारी ऐसी कुछ टफ चीज़ें हमें देते हैं करने के लिए, जो आप सब मेरे ख्याल में उसके गवाह हैं। क्यों हैं ना? हाँ, टीचर्स आपको काफ़ी टफ चीज़ें टास्क देते हैं ना। आज मुझे भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये पेपर तो है आपका एक ऐसा जिसका जो सिलेबस है वो तो ऐसा है कि पूरे दिन में भी कवर नहीं होगा, 6 मिनट में आपको ये पेपर हल करना है। तो थोड़ा टफ जॉब है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का, पर कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं वो पीछे कोई बैक बेंचर नहीं होगा, प्लीज़ आगे आइए। तो आगे की सीट जितनी भी खाली पड़ी हैं सब आगे आइए, आप सबको आगे आना है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी पहली सबसे जो वो यही है कि आपको आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग पीछे बैठे हैं वो प्लीज़ आगे आ जाएं। अच्छा, ये एक मेरा रिक्वेस्ट और है कि देखिए, ये सब कुछ तो हम आपको बता देंगे। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप नई जनरेशन हैं, आप लोग ज़्यादा डिजिटली, आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी शायद मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो मैं हमेशा जब ऐसी जगह जाता हूँ, जब यंग जनरेशन से मैं मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ आज सीखने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ माई वे ऑफ लर्निंग इन फैक्ट। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा समय मैं लगाऊँ इस बात में कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछें, मैं उसके कुछ जवाब दे सकूँ। जो मुझे नहीं आएंगे मैं घर जाके पढ़ूंगा, अगली बार आकर दोबारा उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे आप ये बताइए कि MSME के बारे में सर ने काफ़ी कुछ बताया अभी। MSME का फुल फॉर्म किस किस को पता है? बताइए ज़रा। वेरी गुड। अच्छा, आपको MSME की डेफिनेशन भी पता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होता है, 3 तरह के होते हैं। इसमें अभी जो डेफिनेशन है पढ़ लीजिएगा। उसमें डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। एक होता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है 1 साल की, और एक दूसरा है उसका कंडीशन कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है। तो मोटा मोटा ये है कि 50 करोड़ तक की टर्नओवर, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में है, और 250 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, 2020 में चेंज हुई थी ये डेफिनेशन, तब आप MSME की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमने एक ऐसे शौकिया शुरू किया था, MSME हेल्पलाइन करके, देयर इज़ ए यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पर करीब 300 से ज़्यादा कुछ वीडियोस हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप जानना चाहते हैं ABCD से लेके XYZ तक, परहैप्स कोशिश ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने उस MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करने की कोशिश की है। तो कभी भी, जब कभी आपको टाइम मिले या जब कभी आपको कोई शंका हो, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक जैसे मैम ने बताया कि एक MSME की पाठशाला एक ऐप है, वहाँ पर भी हमने बताया कि आप कैसे डिसाइड करें कि क्या बिज़नेस करना है, किस लोकेशन पर करें। जब आप ये डिसाइड कर लें तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम करें, फिर अपना रजिस्ट्रेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, उनको कैसे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, बैंक से लोन लेने के लिए क्या तरीका है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पोस्ट की हैं। अप टू एग्ज़िट भी अगर कभी करना पड़े बिज़नेस से तो कैसे कर सकते हैं। स्टार्टअप में आप प्लीज़ अगर ठीक समझें तो अभी आप अपना, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो आप स्टार्टअप पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो हैं, जैसे मिस्टर सिंघानिया भी पूछ रहे थे कि आप अकेला करना चाहते हैं या कोई अपना साथ में एक पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है वो एलिजिबल नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए या तो आपको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। सर, आई विल गिव दिस PPT फॉर शेयरिंग अमंग्स द स्टूडेंट्स आल्सो। और उसमें 3 तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही केवल एलिजिबल हैं फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। और इसमें बस कंडीशन ये है कि जब आप अपना कोई भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके 10 साल के अंदर अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मैं बहुत सारे ये सब चीज़ें आपको बताऊं। इससे अच्छा ये है कि आप लोग कुछ अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। परहैप्स आई सपोज आई विल प्रीफर दैट इन फैक्ट, राइट। कभी पूछिए, अभी पूछिए, बाद में पूछिए, जब आप चाहें। हाँ,
ठीक है, तो यही होता है। देखिए, तो एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि पहले आपको ये डिसाइड करना है। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट शायद आपके मन में अभी संशय है, आपको अभी ये पता नहीं है कि आपको अधिकतर जो आप जो यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं कि मैं क्या बिजनेस करूं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि देखिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी पहले बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। स्टडी करने के लिए मेरी सलाह तो ये होगी कि आपको फैमिली बिजनेस में भी ऐसे मैंने बहुत सारे बड़े फैमिली बिजनेसेस देखे हैं जहाँ पर जब उनके बच्चे बिजनेस में आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं कि सीधे कोई डायरेक्टरशिप की या ऐसी कोई पोजीशन दे देते हैं। वो कहते हैं कि भैया किस पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम करो। कुछ मैंने फैमिली बिजनेसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को दूसरी जगह नौकरी करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी में काम करेंगे तो वो समझेंगे कि यार हम तो मालिक हैं, हमें तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जब भी कोई बिजनेस डिसाइड करना है तो प्लीज़ उसका बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ज़रूरत हो तो किसी ऐसी कंपनी में कोई सर्विस कर लीजिए, आपके किसी रिलेशन में, फैमिली में कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ काम सीखने की कोशिश कीजिए और फिर आगे बढ़िए। उसमें लोन की, जैसे सर बता रहे थे अभी, विद्यासागर सर, तो लोन के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे पोर्टल शुरू किए हैं जहां पर ऑनलाइन लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक जन समर्थ करके पोर्टल लॉन्च किया था। आपको किसी बैंक, किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस वहां पर जाइए, ऑनलाइन लोन अप्लाई कीजिए। जन समर्थ करके पोर्टल है, और आप लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने में हमेशा ध्यान रखिए, एज मिस्टर सिंघानिया वाज आल्सो रेफरिंग टू एंड मिस्टर विद्यासागर जी वाज रेफरिंग टू, कि डेट ट्रैप में नहीं फंसना है। जितनी हमारे पास कैपिटल है कोशिश कीजिए कि उसके 4 टाइम्स तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, और नहीं तो अपनी मेहनत से, अपने से धीरे धीरे पैसे कमा के उसमें हम ग्रोथ करें। कोई बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने की मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्टडी ग्रोथ होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और परमानेंट होती है। विद दीज वर्ड्स आई सपोज मैं आई वुड लाइक टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछें, आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चन। थैंक यू सर। Thank you, Mukesh Gupta, sir. Very lucid, very flowing way you told us about difficult topics, and some of you who might be wondering कि इतना lucid style में वो कैसे बोल सकता है, I'd just like to add something to his introduction. Mr. Gupta also runs a TV show on a TV channel which is called Positive Talk, where he interviews people, and he's interviewed almost the who's who of the government and the industry. If you see that list, it's almost the who's who. We learned a lot from you, sir, but you've probably given us more questions, which we'll ask you as and when the question our session starts. I'll now request Sanjay Gaur sir to please come and talk to us. He is the chief patron of Patparganj Entrepreneurial Association. Yeah, good afternoon everybody and सम्मानित मंच पर जो आसीन है, मैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय गौड़ है। मैं पटपड़गंज FI एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन में चीफ पैटर्न हूँ और हमारे यहाँ बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे ऑटोमोबाइल के आप देखते होंगे, ज़्यादातर शोरूम्स आपको हमारे पटपड़गंज में मिलेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अब शिफ्ट होके सिनेरियो सर्विस इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा है। ये तो पटपड़गंज के बारे में हो गया। बाकी ऐसा है कि मेरे को जब मेरी बात हुई थी मुखर्जी साहब से, तो उन्होंने बताया था कि भाई आपको अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वही शेयर करने के लिए यहाँ आना है। तो मुझको ये बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने जो ईस्ट दिल्ली कैंपस है, इसके अंदर जो इस तरह के कोर्सेज चलाए हैं, जो फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ये इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, ये रियली बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए टेलर मेड और रिक्वायरमेंट है आज की। जो क्योंकि होता क्या है, जो जनरल MBA है उसके अंदर पर्टिकुलरली इस तरह से इंटरफेस प्रोवाइड नहीं होता कि रियल बिजनेस में या रियल वर्ल्ड ऑफ वर्क में आपको किस तरह से फंक्शन करना है। आज की व्यवस्था के हिसाब से मेरे को तो ये लगता है कि आपके चारों तरफ इंफॉर्मेशन का तो अंबार लगा हुआ है। आप लोगों को केवल राइट चीज़ अपने मुताबिक पकड़नी है, और आपको सबसे पहली बात है कि ये सारी पढ़ाई के बावजूद आपको अपने को पहचानना, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानना,
अपने फैमिली की क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका कमज़ोर पॉइंट क्या है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और इस सब के पीछे आपको कहाँ कहाँ से थ्रेट्स लग रही हैं। मतलब एक बड़ा सिंपल टर्म्स में कहा जाए, जो आप लोगों को सुना हुआ शब्द होगा, आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए, अपने को आईने में देखना आना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं किसके लिए बनाऊँ, मेरी अंदर क्या ताकत है, मेरी क्या कमजोरियां हैं। अगर मैं फैमिली बिजनेस में भी आ रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा सोच और मेरी जो समझ है या मेरा जो टारगेट है वो मेरे फैमिली के साथ मैच नहीं कर रहा है, और मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, ज़्यादा बड़े काम करना चाहता हूं, मगर मेरे साथ के लोग नहीं करना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेटर हूँ तो वह टेक्नोलॉजी पार्ट को आप लीजिए, आपको लगता है मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में बेटर हूँ तो आप उसको लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपकी समझ और आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में होगा। मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है पटपड़गंज में। तो मेरे बेटे ने एमबीए किया था, उसने मेरे को ज्वाइन किया, तो मैंने उसको ये पाया कि वो थियोरेटिकली बहुत कुछ जानता था मगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ वर्क में उसका परिचय बिल्कुल नहीं था। मगर मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा मेरे साथ ना ज्वाइन करके अगर नौकरी करके आता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि एज ए सीईओ मेरे को उसको थोड़ा डांट लगाना पड़ता था तो मेरे रिलेशन भी ख़राब हो जाते थे, जो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मगर बेटे ने जब समझदार हो गया तो उसको लगा कि नहीं, वो भी उस टाइम में ज़रूरी था। बाकी हम लोगों ने जो पेपर बैग बिजनेस शुरू किया उसका पीछे मेन कारण था कि भाई इंडिया में सब जगह प्लास्टिक बैन हो रहा है और पेपर के अंदर नया इंडस्ट्री काफ़ी डिमांड में है, तो हमने मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको डेवलप किया। क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी नया बिजनेस करने जाएं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर में बहुत जल्दी से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए कि किसके अंदर वैक्यूम आ रहा है। आप ये एनालाइज कर लीजिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है चाहे सर्विस इंडस्ट्री में है, आपको बिजनेस चुनने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सी बार हमने देखा है कि आप कोई चीज़ गलत चुन लेते हैं तो उसमें 2-3 साल ख़राब हो गए, उसके बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में फिर वापस आना पड़ा। तो बेटर है कि आप अपने स्ट्रेंथ और अपने जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं और जो आपकी कमजोरियां हैं, भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग होता है मगर पैसे नहीं होते, किसी के पास इंजीनियरिंग का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड होता है मगर उसे फाइनेंस और अकाउंट्स नहीं आता है। तो मेरा तो यही कहना है कि उस हिसाब से आप करिए। दूसरा, बिजनेस में जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी वो ये करी कि आपको अगर कभी सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो आपका सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी बिजनेस में सर्वाइव करके ले गए अपने आप को, तो टाइम ज़रूर आता है जब आपको मौका मिलता है कमाने का और आपको ज़्यादा समझदारी से वो काम को निपटाने का। मेरे को तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो कॉलेज है इसके अंदर आपको जिस हिसाब से चीज़ें बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं और जिस तरह का पैनल आज आपके सामने है, मैं समझता हूँ, मेरे को बिजनेस में 37 साल हो गए हैं, एक इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट माउथ फ्रॉम द राइट पीपल बहुत कम लोगों को मिल पाती है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से इतने अच्छे तरीके से मिल रही हैं, और आज की डेट में देखा जाए इतना ज़्यादा स्कोप ऑफ एक्टिविटी है, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस में हो, सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ है और आज की डेट में इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने जब बिज़नेस शुरू किया था तो मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। मैं तो बीटेक करा था, कैंपस इंटरव्यू के बाद एस्कॉर्ट्स में सिलेक्शन हो गया। वहाँ जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो मेरे को लगा कि यार मेरी नौकरी में इतनी तनख्वाह तो मिलती नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के लिए किराए पे भी मकान ले पाऊँ और आना जाना भी दिल्ली से रह पाए। तो मैंने तो सोचा कि जॉब छोड़ देता हूँ और अपना कुछ बिजनेस करता हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कोई बताने वाला था कि क्या बिजनेस करना चाहिए, ना हमको ये पता चल पाता था कि हम इसको ढूंढें कहाँ से। तो हम लोग तो हमेशा ये देखते थे भाई कोई बिजनेस बिक रहा है तो उससे जाके बात हो जाए ताकि वो अपने इन्स आउट्स बता दे। अब कोई मशीन बेच रहा होता था, हम उसके पास चले जाते थे ये सोच के कि चलो भाई वो मशीन बेच रहा है तो अपने इन्स आउट्स बताएगा। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता था और हम बड़ा मुश्किल से ही किसी चीज़ पे पहुंच पाते थे।
तो आज की डेट में इस चीज़ की कोई अभाव नहीं है। कोटेशन मंगाई, उससे कहा पार्टनर ढूंढो। जितने की हमने मशीन लगाई थी हमने 50% पार्टनरशिप देके उसको एक ऐसा पार्टनर दिला दिया जिन चीज़ों में वो कमज़ोर था। वो लेबर हैंडलिंग में कमज़ोर था, वो कस्टमर के साथ में इरिटेट जल्दी हो जाता था। मैंने कहा तुम ऐसा आदमी ढूंढो जो तुम्हारी कमजोरियां हैं वो उसको ओवरकम कर सके। और सारे मशीन के पैसे जैसे हमारा 71 लाख रुपया लगा था, तो हमने 70 लाख रुपया मार्केट से उठा लिया और 50% पार्टनरशिप हमने उसको दे दी और उससे कहा आप किराए पे जाके लो और अपना फैक्ट्री आगे बढ़ाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग भी और तुम्हारा पार्टनर भी और तुम्हारे पास अब फाइनेंस भी है। मैंने पैसे उसी को दे दिए कि तू अपने पास ही रख लो ताकि तेरा हिम्मत बढ़ा रहेगा। और वर्किंग कैपिटल की जो टाइट करके मैं देता था उसको, कभी आज 2 लाख रुपए दे दिया, आज 3 लाख दे दिए, फिर नहीं दिए। बैंकिंग में गए तो बैंक ने कहा था 25% से ज़्यादा का तो एप्रिसिएशन होता है, तो हम अलाउ ही नहीं करते वर्किंग कैपिटल देना। तो इस तरह की परेशानियां थी, मगर कुल मिला के आज वो पैसा मार्केट से उठाना भी सीख गया, फाइनेंशियल लाना भी सीख गया और उसने एक फैक्ट्री से आज 5 फैक्ट्री कर ली हैं और इतना ज़्यादा डिमांड है कि कल्पना से दूर ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। और ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। और उसका जो मेन टारगेट है वो पेपर बैग नहीं है, उसका ये है कि मैं टर्नओवर घुमा रहा हूँ इस तरह से और अपना नेट वैल्यू वर्थ बढ़ा रहा हूँ कि मार्केट में मेरी इवैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाए, मेरा 40% है, मैं 40 करोड़ वर्थ का हो जाऊंगा, तो 10 करोड़ पीछे डालूंगा, 30 करोड़ की तब भी रहेगी, उसके बाद में भी आगे बढ़ता जाऊंगा। और वो अपने आप को एज ए ब्रांड प्रमोट कर रहा है। अभी उसको यूएस गवर्नमेंट से इनवाइट वीज़ा मिला था, जहां सारे मेयर्स और गवर्नर्स ने एड्रेस किया। वो पूरा ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट विजिट करके आया है और अब वो वर्ल्ड ओवर से पेपर सोर्स करने की बात करता है और यूएस में सेल्स ऑफिस खोल रहे हैं। और केएफसी यूरोप एंड यूएस उसके पास अप्रोच किया है कि सारा मटेरियल हम आपसे लेने को तैयार है। इंडिया में भी बहुत सारी कॉरपोरेट्स का ऑल इंडिया सप्लाई वो कर रहा है एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऐसे ही मेरी डॉटर इन लॉ थी, उसकी शादी जब मेरे बच्चे से हुई तो वो कहने लगी मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं तो डाइटिशियन हूँ, मैं तो जॉब करूँगी। मेरे को लगा कि ये जॉब करेगी तो फिर घर में कोई भी नहीं रहेगा, तो मैंने उसको ये अपना अर्बन क्लैब में रजिस्टर करा के और इस तरह से उसकी क्लाइंटेल डेवलप हो गई है कि वो जितना उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेती थी आज वो उससे तिगनी सैलरी कमाती है, घर बैठे बैठे ही डाइट चार्ट देती रहती है और वो उसको चल रहा है उसका काम। तो बहुत आजकल इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट इज़ ऑल। बाकी मेरा नंबर और नाम सब आपके पास रहेगा, कोई भी मेरे से बात करनी हो आप कभी भी कर सकते हैं। Thank you very much, and I am also thankful to the faculty for calling me and giving you an address. Thank you.